सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर, और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया? तो सही उत्तर होगा इसमें मैडिसन कीज ने। तो मैडिसन कीज ये कहाँ की टेनिस प्लेयर है? पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। शायद पहली बार ही आपने इनका नाम सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना है। और इन्होंने पहली बार अपने जीवन में ये ग्रैंड स्लैम जीता है। 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब उन्होंने जीत लिया है वुमेन सिंगल कैटेगरी में, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे इन्होंने किनको हराया फाइनल में? आर्यना सबालेंका को हराया है, जो आप जानते हो कहाँ की है, बेलारूस की है। लास्ट ईयर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता रही थी आर्यना सबालेंका। अभी मेन सिंगल का हुआ नहीं है, उसके रिजल्ट आज आ जाएंगे तो मैं कल आपको बताऊंगा। तो अभी वुमेन सिंगल का हमें याद रखना है, और ये इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। अब जो अगला ग्रैंड स्लैम होगा वो मई जून के महीने में होगा। तो एक काम करता हूँ, 2024 वाले जो चारों ग्रैंड स्लैम है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर एग्जामिनर को प्रश्न पूछना होगा तो उसमें से वो पूछेगा फिर। अच्छा, एक बार प्रश्न एग्जाम में क्या आया था, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में प्रश्न आया था कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है किस महीने में होता है? तो हमेशा याद रखना जनवरी महीने में होता है। बाकी के जैसे इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है वो मई जून के महीने में होता है। विंबलडन ओपन ये जून जुलाई के महीने में होता है। फिर लास्ट वाला जो यूएस ओपन होता है वो अगस्त सितंबर के महीने में होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला ही एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने वो आपको बता दिया। और एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और मैं आपको 2 बार ये प्रश्न सॉल्व करवा चुका हूं। प्रश्न क्या है? जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको आपको अरेंज करना है। और किस तरह से अरेंज करना है? जो सबसे बाद में स्टार्ट हुआ, या यूं कह दूं जो सबसे नवीनतम है वो सबसे पहले आना चाहिए, और जो सबसे पुराना है वो सबसे बाद में आना चाहिए। तो इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। और इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था अभी एक आध दिन पहले, जो हमारी PYQ वाली सीरीज होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे मैं आपको करवाता हूं, वहीं पे करवाया था अभी एक आध दिन पहले ही। तो आज आप ही लोगों को करना है इसको। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। चलो, ये 2024 वाले हम देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, जो इस बार हार गई हैं। और इस बार जीत कौन गई है? मैडिसन कीज। मेडिसिन से आपको नाम याद रह जाएगा। और मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, वो इटली से हैं। पिछली बार मेंस डबल का भी हमने देखा था, क्योंकि वो एक भारतीय ने जीता था, रोहन बोपन्ना, और उनके साथ ही मैथ्यू एब्डेन, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। वैसे रोहन बोपन्ना ने रिटायरमेंट ले लिया पिछले साल। फिर फ्रेंच ओपन हुआ था, और इसमें मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से है। वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड से थी। विंबलडन ओपन, इसमें मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने ही जीता, और वुमेन सिंगल बारबोरा कराजिकोवा ने जीता, वो चेक रिपब्लिक से हैं। यूएस ओपन सेम का सेम था जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला था। तो ऐसे कैसे हमें याद कर लिया था। तो आज हमने वुमेन सिंगल देख लिया, कल मेन सिंगल वाला भी देख लेंगे, ठीक है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो सही उत्तर होगा अर्शदीप सिंह को। तो अभी आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है, इस बार ये इसका 20वां संस्करण है। तो 2024 में क्रिकेटर्स के जो परफॉर्मेंस रहे हैं उसी के बेसिस पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। अभी कुछ ही अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है, बहुत से अवार्ड्स अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं। जो अनाउंस हो गए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि ये एक भारतीय को मिला है। क्या है? आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया अर्शदीप सिंह को। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अभी अनाउंस होने बाकी हैं। जब होंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी जो बता रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से महिलाओं में बात करेंगे तो ये इसकी घोषणा हो चुकी है, वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो एमिलिया केर, वो न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। तो पुरुषों में और महिलाओं में दोनों मैंने आपको बता दिया, वो ध्यान रखना। बाकी आईसीसी टीम ऑफ द ईयर की पूरी घोषणा हो चुकी है, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहले पुरुषों में बात करें तो आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर, इसमें कप्तान रोहित शर्मा चुने गए, और बाकी इसमें 3 और भारतीय शामिल हैं प्लेयर के रूप में, हार्दिक पांडे, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह यहाँ पर भी है। इसके अलावा आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, कप्तान इसमें पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, और इसमें भारत के 3 प्लेयर हैं, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। बाकी आईसीसी मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर, इसमें कप्तान है चरित असालंका, जो श्रीलंका से हैं, इसमें एक भी भारतीय प्लेयर नहीं है। वहीं महिलाओं में बात करें
तो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, तो इसमें कप्तान है लॉरा वॉलवार्डेड, ये साउथ अफ्रीका से हैं। इसमें भारत से 2 प्लेयर हैं, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। बाकी आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 की बात करें तो इसमें भी कप्तान वही है, लॉरा वॉलवार्डेड, जो साउथ अफ्रीका से हैं। लेकिन इसमें भारत से तीन खिलाड़ी हैं, स्मृति मंधाना, ऋचा घोषाल और दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो सब मैंने आपको बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार आईसीसी की बात कर लेते हैं, आईसीसी की स्टैटिक देख लेते हैं। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है दुबई यूएई में। सीईओ जॉफ एलार्डे से अभी चेयरमैन बन गए जय शाह। ये लाइन भी याद रखना कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुल्जी हैं और दूसरी बन गई थी कौन, अभी नीतू डेविड इनका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो अभी नीति आयोग ने पहली बार अपने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया है। इंग्लिश में बोलोगे तो पहली बार फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को जारी किया नीति आयोग ने। और पूछे इसे वहां पर रिलीज किसने किया, तो हमारे जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी ने। तो इस इंडेक्स में 18 राज्य शामिल हैं और इन 18 में टॉप पर रखा है उड़ीसा को। अच्छा, यहाँ पे इन राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 समूहों में भी बांटा गया है। तो पहले से लेके 5वीं तक के रैंक के जितने भी राज्य हैं उनको अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया। उसके अलावा 6ठी से लेके 10वीं तक के रैंक वाले जो भी राज्य हैं उनको फ्रंटनर कैटेगरी का नाम दिया गया। 11 से लेके 14वीं रैंक तक के जितने भी राज्य हैं उनको परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया। और बाकी के जो 15 से लेके 18वीं रैंक तक के जो भी राज्य हैं उनको एस्पिरेशनल कैटेगरी में रखा गया। मतलब 4 कैटेगरी 4 समूहों में डिवाइड कर दिया है। तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप वाला बता रहा हूँ उड़ीसा है और सबसे लास्ट में 18वें स्थान पे पंजाब है। बाकी आप लोग अपना अपना जो भी राज्य है उसकी रैंक जरूर याद रखना, आपके स्टेट के एग्जाम में वो पूछा जाएगा। और साथ में अब मैंने आपको 4 समूह 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ये बता दिया, तो देख लेना कि आपका राज्य किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र की रैंक है 6, तो 6 से 10 में जो भी राज्य आ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, दूसरे नंबर की कैटेगरी या कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूर आप और ध्यान रख लेना। और टॉप वाला और आखिरी वाला भी मैंने आपको बता दिया है। अब हो सकता है ये लिस्ट आपको पूरी एक साथ नजर नहीं आ रही होगी, मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे होंगे तो छोटा छोटा नजर आ रहा होगा। पीडीएफ जो मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ वो पीडीएफ में आपको ये पूरी शीट मिल जाएगी, आराम से रीड कर लेना आप। अब इसको नीति आयोग ने जारी किया, तो पहले नीति आयोग की हम बात करते हैं। देखो, नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। कब आया? 1 जनवरी 2015 को। नीति की फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच को अपनाने वाला या उसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, याद रखना इसको भी, तेलंगाना इसका आंसर होगा। अब वैसे सूचकांक की यहाँ पे बात हो रही है, इंडेक्सेस की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको 2024 के लगभग सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिवाइज कराए। तो आज करते हैं 2025 में जो भी 5-7 इंडेक्सेस पड़े हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। उसके बाद मैं आपको उड़ीसा भी लेकर के चलता हूँ। तो देखो, अभी आपने पढ़ा होगा 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पे, टॉप पे चाइना रहा। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123वें स्थान पर है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। नेचर एजिंग मैगजीन ने जारी किया इसको। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत में सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कोलकाता रहा, तो विश्व में कोलंबिया का बैरिंक्विला। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 पहली बार इस तरह का इंडेक्स आया है और इसमें ओवरऑल रैंक जो भारत को दी गई है वो 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत में बात करोगे टॉप पर कर्नाटक है और विश्व में ब्राजील टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमने देखा तो इसमें भारत 4थे स्थान पर है और टॉप पर अमेरिका है। ठीक है, ये 2025 के अभी तक के इंडेक्सेस ये हमने पढ़े हैं। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की थी, उड़ीसा टॉप पर था ना, तो उड़ीसा ले चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में पहले आप ये देखो, ये यहाँ पे जो आपको झील दिख रही है ना, इसको कहते हैं चिल्का लेक। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। अब बात करें यहाँ की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर में क्या हुआ था? 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था। अभी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो गए, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर है, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है।
हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। और यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, जबकि जगन्नाथ मंदिर भी यहीं पर है जिसको व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। कुछ और महोत्सव फेस्टिवल है यहाँ के, नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धनु यात्रा उत्सव। उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ग्रामोदय योजना यहाँ शुरू होती है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? तो उड़ीसा आंसर हो गया। और दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया गया था पूरी उड़ीसा में। उसके अलावा अभी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में, जिसमें चीफ गेस्ट जरूर याद रखना त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट थी, नाम है क्रिस्टीन कंगालू। और 1975 से लेके 77 में आपातकाल के दौरान जो भी लोग जेल गए थे उनको 20,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया उड़ीसा ने। और शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसमें क्या होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं क्लास के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन अभी कोणार्क उड़ीसा में हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। मैंने इस क्वेश्चन में आपको नीति आयोग भी रिवाइज करा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस भी रिवाइज करा दे। उड़ीसा टॉप पे था तो उड़ीसा भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर होगा गांधीनगर में। हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस की, जिसका आयोजन अभी 30 और 31 जनवरी को होगा। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। तो भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेविनांस के द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन करने का उद्देश्य तो डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पे जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उसकी क्वालिटी में सुधार लेकर के आएंगे। और सुशासन से आपको एक दिवस जरूर याद आ रहा होगा, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, जो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं अटल जी की जयंती को। अब सम्मेलन वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन ही मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, अगर पूछे कि 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में, जिसमें चीफ गेस्ट थे जगदीप धनखड़। पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन हुआ भारत में नई दिल्ली में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ भोपाल में। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 हुआ दुबई में। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ भारत में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, यह भी नई दिल्ली में होगा फरवरी में। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 ये मुंबई में हुआ था। उसके अलावा ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में। और अभी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में हुआ। तो ये भी ध्यान रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात कि आज संडे है, तो संडे को मैं आपका वीकली भी लेकर के आता हूँ, लेकिन आज शायद मॉर्निंग में वीकली नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। वो सब हमने न्यूज़ में पढ़े थे, वो सब मेरे को आपको बताने। तो सबसे पहले मैं आपके लिए पद्म पुरस्कारों वाला वीडियो लेकर के आऊँगा। उसमें हम ये देखेंगे कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है, जो भी होगा अभी करंट में वो सारा अपडेट मैं आपको दूंगा। फिर वीकली का होस्ट अगर मेरे पास टाइम मिल गया तो मैं शाम को बना करके दूंगा, नहीं तो फिर कल ही मिलेगा। ठीक है। और PYQ वाली सीरीज वाला जो वीडियो है 10वां वाला पार्ट, वो आपको मॉर्निंग में मिल ही जाएगा अभी 7 बजे, तो उसे आप देख लीजिएगा। कल के लिए मेरे पास ज़्यादा वर्क डन रहेगा तो कल वाला शायद मेरे से PYQ नहीं बन पाएगा। तो अभी तक 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं PYQ में, जिसने नहीं देखे वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। और हाँ, PDF जो आपको मिल जाती है, ये जो हम सेशन पढ़ रहे हैं इसकी कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, बस इतनी सी बात है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे तो उपयुक्त सभी, यानी कि डेविड बेकहम, डायन वॉन फर्स्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो को। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ था, हमने पढ़ा भी था, कहाँ पे, दावोस स्विट्जरलैंड में, जहां पर अभी डेविड बेकहम,
डायन वॉन फर्स्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो, इन तीनों को सोशल, एनवायरमेंट और क्रिएटिव बदलाव में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। देखो एक एक करके थोड़ा थोड़ा बारे में जानते हैं इनके। तो डेविड बैकम आप जानते ही हो, इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं और उन्हें यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में बच्चों के जीवन को सुधारने में उनके 20 वर्षों के योगदान के लिए उनको इस सम्मान के लिए चुना गया है। दूसरे व्यक्ति हैं डायन वॉन फर्स्टनबर्ग, ये बेल्जियम से हैं, महिला हैं ये, और उन्हें वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया। बाकी तीसरे हैं रिकेन यामामोटो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये नाम आपने कहाँ पे पढ़ा था? इनको पहले भी कोई सम्मान मिल चुका है क्या? या आपको बताना है कहाँ पे आपने इनका नाम पढ़ा था। रिकेन यामामोटो जापान से हैं ये, और एनवायरमेंटल और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने वाले ये एक आर्किटेक्चरल डिजाइनर है, और अपने आर्किटेक्ट की कला के बदौलत अपनी आर्किटेक्चरल कला के बदौलत एनवायरमेंटल और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इनको इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो तीनों के नाम ध्यान रखना, कौन सा अवार्ड है ये ध्यान रखना, कौन देता है ये याद रखना। तो क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल दुनिया की स्थिति सुधारने के लिए की हो। अब एक बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो एक तो याद रखना, इसकी स्थापना होती 1971 में स्थापना की थी क्लॉस स्वेब ने। हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट वर्तमान में बॉर्ज ब्रेंडे। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ये जारी करता है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ये तीन तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था। एक तो टायर कंपनी है सीएट और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है। तो ये भी ध्यान में रखना। अब वैसे ये अवार्ड वाला प्रश्न था, तो चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊं। तो अभी हमने पढ़ा था पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सई परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं प्रतिभा सतपथी को मिला 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक तो इस सम्मान का नाम भी याद रखना, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला है, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। तरुण दास, सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी 4 खिलाड़ियों को मिला। ये प्रश्न जरूर याद होना चाहिए आपको। एक तो निशानेबाज मनु भाकर हैं, एक चेस प्लेयर हैं डी गुकेश, एक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, और एक एथलीट है, पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। और उर्वशी सिन्हा, अभी इन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला था। तो हमने देखा अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में दिया गया किसे? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन, हिंदी में बोलोगे तो भारतीय राष्ट्र महासागर सेवा केंद्र हैदराबाद। इसमें पुरस्कार के रूप में इसे 51 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये सब 2025 वाले, जनवरी चल रहा है अभी तक, जनवरी में ये अभी तक हमने अवार्ड्स पढ़ लिए, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु में। तो प्रौद्योगिकी संवाद, टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव, इसका भी पहला संस्करण का आयोजन किया गया अभी 24 जनवरी 2025 को ही। कहाँ पे? IISc बेंगलुरु में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? तो जितेंद्र सिंह है, राज्य मंत्री हैं। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी याद रखना नाम अजय कुमार सूद हैं। और इस संवाद का, इस कॉन्क्लेव का आयोजन किसने किया? विदेश मंत्रालय ने। और थीम भी है प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए मोर्चे तलाशना, एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। अच्छा, इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहा? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के हितों को बढ़ावा देना। और अगर पूछूं मैं कि इस पहले प्रौद्योगिकी संवाद का फोकस क्षेत्र क्या है, मेन फोकस क्या रहा, तो आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम एडवांसमेंट, स्पेस, सेमीकंडक्टर और बायो इकोनॉमी में भारत और दुनिया के बीच सहयोग बढ़ाना। अच्छा, वैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी से एक दिवस आपसे पूछूं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो याद रखना 11 मई को मनाते हैं। और आपको याद हो तो इंडियन आर्मी ने 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में घोषित किया था। अब याद आ गया होगा आपको, ठीक है? तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जो हमने मनाया 24 जनवरी को, हरियाणा की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रुति चौधरी, अभी उन्होंने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लाभार्थियों तक योजना के लाभ की डिलीवरी को ट्रैक करने में मदद करेगा। क्या होता है वैसे इस योजना में, जो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है जिसके लिए ये सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया, होता क्या है इस योजना में? तो इसमें 10 से 45 वर्ष की बीपीएल महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं और ये लाभ आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन सभी लाभार्थियों का डेटा कलेक्ट करेगा और मासिक लाभों को अपडेट करेगा। अच्छा, संजीवनी से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक संजीवनी नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपको याद हो, जिसका उद्देश्य था छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका बढ़ाना। और ई संजीवनी भी आपने पढ़ा होगा, ये भारत की नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है जिसका नाम है ई संजीवनी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सम्मान संजीवनी की, जो कि एक एप्लीकेशन है, हरियाणा ने इसको लॉन्च किया। अब देखो एप्लीकेशन वाली बात है तो कुछ और एप्लीकेशंस, कुछ और पोर्टल्स अभी लॉन्च हुए, वो पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो अभी हमने देखा रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। स्वर का फुल फॉर्म होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। और मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल ऐप लॉन्च किया पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादिनी। गृह मंत्री हैं अमित शाह, अभी इन्होंने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है भारत पोल। और रक्षा मंत्री जी ने भी युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसके अलावा कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सके, उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और उसका नाम है एंटिटी लॉकर। उससे पहले इंडिविजुअल्स के लिए, व्यक्तियों के लिए जो लॉन्च हुआ था उसका नाम डिजी लॉकर था। ये कंपनियों के लिए है, इसका नाम है एंटिटी लॉकर। तो ये भी सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने अभी कहां पर हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम मंथन है, इसका उद्घाटन करेंगे ये? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? हमारे वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह है, कपड़ा मंत्री। और अब ये 28 जनवरी 2025 को हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम मंथन है, इसका उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य है विभिन्न हितधारकों के लिए हथकरघा क्षेत्र में विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और रणनीतियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। अच्छा, मंथन से कुछ याद आ रहा है आपको? सागर मंथन याद आ रहा होगा। और उससे क्या याद आ रहा है? हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। ये क्या है? ये एक रियल टाइम निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी होता है, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को होता है। चलो बताओ किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी? तो आपको याद होना चाहिए कर्नाटक इसका आंसर होगा। वैसे बात यहाँ पे नई दिल्ली की हो रही है, तो चलते हैं दिल्ली आपको लेकर के। देखो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी थी, आतिशी बनी थी, यहाँ की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। बाकी दिल्ली से अभी हमने क्या क्या पढ़ा था कि यहाँ पे पुजारी ग्रंथि योजना की घोषणा हुई थी। इसके अंतर्गत पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसका आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसमें पुरुष हो या महिला दोनों में विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे भारत ने किसको हराया था? रनर अप यानी कि उप विजेता मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुरुषों में और महिलाओं में। और इसका मैस्कॉट वगैरह भी याद रखना। मैस्कॉट तेजस और तारा है जो कि एक हिरण है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे। और इंडिया एनर्जी वीक 2025 का इसका आयोजन भी हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन वाराणसी में होगा, है ना? ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नई दिल्ली से तो इन्होंने घोषणा की थी, होगा ये वाराणसी में, जिसका उद्घाटन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन, अंग्रेजी में बोलोगे तो करी यानी कि सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की
नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी, कहाँ पे? नई दिल्ली के रोहिणी में। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे कि 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम किसने दर्ज करा लिया? तो सही उत्तर होगा राकेश कादियान ने। तो हरियाणा के हैं राकेश कादियान, और अभी इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, और विश्व की जो चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट ल्होत्से, जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर। इस पर 2 दिनों में इन दोनों पर सफल चढ़ाई करके वहां पे इन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया, और इस तरह से 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अच्छा, इसी तरह से ये ऑप्शन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ज्योतिरात्रे का नाम भी आपको याद होगा, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, भारत और पंजाब से बिलोंग करते हैं। अभी जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो, इसको फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे। और निमा रंजी शेरपा दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई थी। ये 18 साल उम्र है, नेपाल से हैं। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला अभी काम्या कार्तिकेयन बनी थी, जो मुंबई से हैं। 17 वर्ष इनकी आयु है। और अगर आपसे पूछे ना कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, बछेंद्री पाल है। लेकिन पहली दिव्यांग भारतीय महिला पूछेंगे तो अरुणिमा सिन्हा आंसर करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? तो आंसर होगा अनुजा। तो फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा के द्वारा निर्मित ये फिल्म है, अनुजा इसका नाम है, जिसको अभी ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। ये जो फिल्म है अनुजा, ये हिंदी भाषा में बनी अमेरिकन फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया, इसके डायरेक्टर हैं एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टई ने। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने पढ़ा था लापता लेडीज के बारे में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में फॉरेन फिल्म कैटेगरी में उसको नॉमिनेशन मिला था, लेकिन फिर वो उससे बाहर हो गई थी। और अभी अनुजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचती है। ये कहीं तक भी पहुँचे, हम एक बार 2024 में पहुँचते हैं और ऑस्कर को रिवाइज करते हैं। 2024 वाले ऑस्कर का संस्करण 96 था, अब 2025 वाले का 97 होगा। तो अब 2025 जब आएंगे देखेंगे, पहले तो हम ये रिवाइज कर लें जो अभी हमारे पास है। तो 2024 ऑस्कर में बेस्ट मूवी रही थी ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान थे ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी थे ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी एमा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी के लिए। देखो अगर भारतीय में बात करोगे ना, क्या किसी भारतीय को ऑस्कर मिला है क्या, तो बहुत सारे भारतीय हैं। तो पहले भारतीय का नाम मैं आपको बता देता हूँ, भानु अथैया थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर की कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला था। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी मूवी के लिए। कब? 1982 में। और पूछोगे सबसे आखिरी में किसे मिला था, तो 2023 में हमने पढ़ा था, एक तो MM कीरावनी को मिला था जो कि संगीतकार हैं। किस गाने के लिए? RRR मूवी का जो गाना है नट्टू नट्टू के लिए, आपको याद होगा। इसके अलावा कार्तिकेयन गोंसाल्विस, इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आई थी एलिफेंट विस्पर्स, उसके लिए इनको मिला था, कार्तिकेयन गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा को। बाकी पूरी ये लिस्ट मैं आपको PDF में अवेलेबल कराई दूंगा, आप बाकी के नाम भी देख सकते हो, बीच वाले भी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। एक बार फिर याद दिला दूं कि PDF टेलीग्राम पे मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप में PYQ सीरीज अभी 7 बजे अपलोड हो जाएगी, 10वां वाला पार्ट है वो। और क्या बताना था, हाँ, पद्मश्री का अवार्ड मॉर्निंग में जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अपने चैनल को अगर नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी अपलोड होगा नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलेगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रख लो, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से जो भी अपडेट होता है आपको मिल जाता है, चाहे PDF को चाहे वीडियो का हो। और वीकली कोशिश करूंगा शाम तक मिल जाएगी, नहीं तो फिर कल मिलेगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फिर पूछा राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा? 2030 तक। अभी पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन हुआ अरुणाचल प्रदेश में। और भारत किस वर्ष मानव युक्त
अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करेगा 2025। यूनाइटेड नेशन किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया? 2025। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता। दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम है संजय। और आखिरी था पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीत लिया किसने? भारत ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए? तो आंसर होगा मोनालो मार्केज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।